नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के सेशन में हम जानेंगे फॉरेन सेक्टर के बारे में। इसको हम बाह्य क्षेत्र बोलते हैं या फिर वैदेशिक क्षेत्र बोलते हैं। यू नो दैट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे तो यूपीएससी में आपको फॉरेन सेक्टर पढ़ने होते हैं। तो हम उस फॉरेन सेक्टर को यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से देखने का प्रयास करेंगे और फिर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो है वो क्या-क्या इसमें टर्म मिलेंगे और कैसे इस टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना है। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स दोनों की हम एक तरह से डिटेल्स में एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और जो भी बनेगा वो आप तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा। सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो है आपका फॉरेन सेक्टर। आप इसको लिख सकते हैं बाह्य क्षेत्र या वैदेशिक क्षेत्र या वैदेशिक क्षेत्र। तो फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो वैदेशिक क्षेत्र है, हम अगर मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्र है तो वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को, अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए वो किसी अन्य देशों के साथ व्यापार करेगा, वहाँ की मौद्रिक लेन-देन होगी एवं परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि एक तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो होगी। सो बेसिकली वैदेशिक क्षेत्र जो है वो उसके लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से हम एक बार इन जनरल फॉर्म में समझते हैं कि जो वैदेशिक जो क्षेत्र होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, खासकर वहाँ की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए। कह सकते हैं कि ये एक तरह से आर्थिक इंजन का काम करता है। लेकिन ये कब होगा? जब विकासशील देश जो है वो एक तरह से इन गतिविधियों के लिए अन्य देशों से, यानी कि विकसित देशों से वो अपने श्रृंखलाएं हैं वो जोड़ने का प्रयास करेंगे। अर्थात ये कहेंगे कि वहाँ की जो मौद्रिक लेन-देन है, अब धीरे-धीरे जैसे व्यापार होगा, सुगमता बढ़ेगा, तो उसके संदर्भ में उसकी जो आर्थिक समृद्धि है, जो विकासात्मक पहलू है, वो प्रक्रियाएं एक तरह से बहुत ही सृजनात्मक होगा और बहुत ही सुगमता से देखेंगे कि वहाँ की समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अर्थात कहेंगे कि वो सब टर्मिनोलॉजी जो है वो फॉरेन सेक्टर के अधीन आता है। ओके, फॉरेन सेक्टर में हमें 3 मुख्य बातों को जानना है। एक हमें जानना है बीओपी के बारे में, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष, भुगतान शेष। दूसरा हमें जानना है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर। और तीसरा जानना है हमें फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो हमें मुख्यतः 3 सब टॉपिक्स को पढ़ना है। बीओपी के बारे में पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि भुगतान शेष के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, विदेशी विनिमय दर, उस टॉपिक को देखेंगे एंड देन आफ्टर देखने का प्रयास करेंगे फॉरेन ट्रेड को, जो विदेशी व्यापार के संदर्भ में देखने का हम प्रयास करेंगे। सो बेसिकली हमें 3 चीजों को यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स में एनालाइज करना है। सो हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे बीओपी के बारे में, राइट। सो हेडिंग क्या रहेगा हम लोगों का? हेडिंग रहेगा हम लोगों का बीओपी। अच्छा, बीओपी में हमें 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ना होता है। एक होता है आपका करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता,
चालू खाता, और दूसरा होगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। पूंजी खाता। अब हम इन टॉपिक्स को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बीओपी क्या है। तो बीओपी, अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, भुगतान शेष की, तो वो एक निश्चित अवधि में जो देश के निवासी है वो शेष विश्व के साथ उनकी जो मौद्रिक लेन देन प्रक्रिया है वो एक तरह से उसको दर्शाता है। और ये पूर्ण रूप से देखेंगे कि एक तरह से ये उसका जो लेखांकन है, जो विवरण है, वो एक तरह से इसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो हम इन जनरल फॉर्म में ये कह सकते हैं कि एक वर्ष की अवधि में या फिर एक निश्चित वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के साथ जो मौद्रिक लेन देन की प्रक्रिया है, अर्थात भुगतान शेष के नाम से जाना जाता है। राइट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। अब हमें जानना है करेंट अकाउंट्स के बारे में, देन जानेंगे हम पूंजी खाता के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या आप जानना है, यहाँ पे चालू खाता के बारे में हमें जानना है। कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे कि चालू खाता एक्चुअल में क्या होता है। तो चालू खाते के अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे भी 3 सब टॉपिक्स को पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है कि जो विजुअल अकाउंट होता है, राइट, विजुअल अकाउंट यानी कि दृश्य खाता। दृश्य खाता। दूसरा होता है इनविजिबल अकाउंट, जो होता है अदृश्य खाता। अदृश्य खाता। और तीसरा होता है चालू हस्तांतरण। ठीक है। तो करेंट अकाउंट्स में हमें 3 टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करना है। राइट। विजुअल अकाउंट अर्थात दृश्य खाते की बात हो रही है, इनविजिबल अकाउंट अर्थात अदृश्य खाते की बात हो रही है, और तीसरा चालू हस्तांतरण। दृश्य खाते का मतलब क्या हुआ, विजुअल अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो डेफिनेटली जो वहां पे जो भी वस्तु होंगे, आइटम्स होंगे, मद होंगे, उसका अपना एक फिजिकल स्वामित्व होगा, भौतिक स्वामित्व होगा। अर्थात हम कहेंगे कि जो विजुअल अकाउंट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान वहां पे उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यू गॉट माय पॉइंट कि विजुअल अकाउंट में, दृश्य खाते में दृश्य मद यानी कि जो आइटम्स होंगे, जो वस्तुएं होंगी, उसमें डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा बिकॉज उसका भौतिक स्वामित्व होता है। राइट। सो बेसिकली दृश्य खाते में ये आया कि हम इन वस्तुओं को टच कर सकते हैं, इसका भौतिक स्वामित्व होता है, अर्थात इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा, अब ट्रेड होगा तो पोर्ट हो सकता है, पोर्ट पे इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, या फिर अन्य जो ट्रेड हो रहे हैं उसके माध्यम से जहां भी उसका एंड पॉइंट है वहां पे एक तरह से देखेंगे कि रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रिकॉर्ड केवल विजुअल अकाउंट्स के अदृश्य खाते के दृश्य मदों का रखा जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये जो संबंधित है दृश्य खाता, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आयात और निर्यात से संबंधित है। आयात एवं निर्यात से संबंधित है। इसमें आयात एवं निर्यात किया जाता है। किसका, तो वस्तुओं का आयात एवं निर्यात किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है। अदृश्य खाते में क्या होता है, अदृश्य खाते में यानी कि इनविजिबल अकाउंट्स की बात हो रही है, और इनविजिबल अकाउंट्स में इसका अपना भौतिक स्वामित्व नहीं होता है, अर्थात इसको पोर्ट पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। यू गॉट माय पॉइंट कि अदृश्य खाते यानी इनविजिबल अकाउंट्स में जो अदृश्य मद है यानी कि जो आइटम्स है उसका एक तरह से देखेंगे कि भौतिक स्वामित्व नहीं होता है, अर्थात हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो अदृश्य खाते में क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है वो हमें जानना है। तो अदृश्य खाते में एक तो कारक सेवाएं हो सकता है, दूसरा गैर कारक सेवाएं हो सकता है। राइट। ये जो है वो एक तरह से देखेंगे, और तीसरा चालू हस्तांतरण हो सकता है। सॉरी, चालू हस्तांतरण इसके अधीन आएगा। ठीक है, हमें 2 ही चीज, विजुअल अकाउंट्स और इनविजिबल अकाउंट्स होगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे। इनविजिबल अकाउंट्स के अंतर्गत ही यहाँ पे चालू हस्तांतरण भी आता है। ओके, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आप उसको कर लेंगे यहाँ पे। तो कारक सेवाएं, कारक सेवा यहाँ पे आएगा, गैर कारक सेवा आएगा, गैर कारक सेवा, और फिर आएगा चालू
हस्तांतरण, हस्तांतरण, ठीक है। तो बेसिकली इनविजिबल अकाउंट्स में तीन जो है टॉपिक्स को, कारक सेवा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो उसके जो कर्मचारी है उसको जो भी पारिश्रमिक मिलेगा, यानी जो भी राशि मिलेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो कारक सेवा में आएगा, अर्थात इनविजिबल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। गैर कारक सेवा का अभिप्राय क्या है, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई शिपिंग कंपनी है या अदर कंपनीज है, तो वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, राजस्व कलेक्ट होगा, अर्थात हम उसे कहेंगे कि एक तरह का ये अदृश्य खाते का हिस्सा है, यानी कि गैर कारक सेवाओं के अधीन ये अदृश्य खाते का हिस्सा है, राइट। चालू हस्तांतरण में क्या होता है, ये एक तरफा होता है। तो एक तरफा का मतलब क्या हुआ कि एक पक्षीय भुगतान इसको बोला जा सकता है। तो एक पक्षीय भुगतान में क्या आएगा, जैसे रेमिटेंस, अनुदान, सब्सिडीज, राइट। सो बेसिकली चालू हस्तांतरण मुफ्त का वितरण हम कह सकते हैं, आसान शब्द में आप इसे मुफ्त का वितरण कह सकते हैं। इसके अलावा क्या पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, एक पक्षीय भुगतान होता है, अर्थात इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो अनुदान हो जाएगा, यानी सब्सिडी की बात हो रही है। इसके अलावा आप रेमिटेंस यानी संप्रेषण दिखा सकते हैं। तो कारक सेवा में क्या एग्जांपल्स हो जाएगा, जो कंपनी के कर्मचारी है उसको पारिश्रमिक कितना मिल रहा है, राइट। पारिश्रमिक जो है वो कंपनी के कर्मचारियों को कितना मिल रहा है, राइट। दूसरा कि जो बैंक, इंश्योरेंस बैंक है, बैंकिंग है, या फिर शिपिंग बैंकिंग है, या फिर अदर बैंकिंग जो भी कंपनीज है, वहां पे कितना राजस्व कलेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ये राजस्व सेवा के अधीन आता है, यानी कि गैर कारक सेवा के अधीन आएगा। चालू हस्तांतरण में क्या होगा, जैसे अनुदान, अनुदान हो जाएगा, संप्रेषण हो जाएगा, रेमिटेंस की बात हो रही है, ओके। तो ये तीन मेनली चीजें हमें समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं ताकि आप और क्लियर समझ पाए। बीओपी में हमने देखा था दो पॉइंट्स को, एक देखा था करेंट अकाउंट और एक देखा था कैपिटल अकाउंट्स। करेंट अकाउंट्स यानी कि चालू खाते की बात हो रही है, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते, तो वो हम पूंजी खाते को बाद में देखेंगे। चालू खाता को हमने दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विजुअल अकाउंट्स यानी दृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट यानी कि अदृश्य खाता। तो विजुअल अकाउंट्स में क्या होगा, इसका अपना भौतिक स्वामित्व होगा, अर्थात इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये किससे संबंधित होगा, आयात एवं निर्यात से संबंधित होगा। अदृश्य खाता यानी इनविजिबल अकाउंट्स, इसमें कारक सेवाएं, गैर कारक सेवाएं और चालू हस्तांतरण की बात की जा रही है। तो कारक सेवा में कर्मचारी है, उनके जो पारिश्रमिक है उसको यानी उस राशि को रखा जाएगा। गैर कारक सेवा में एक तरह से देखेंगे जो कंपनी है, बीमा कंपनीज है, तो उसके जो रेवेन्यू आएंगे उसको गैर कारक सेवा के अधीन। और चालू हस्तांतरण जो कि मुफ्त का वितरण होता है, इसमें एक तरह से अनुदान और रेमिटेंस को रखा जाता है। यह एक प्रकार का भुगतान यानी कि एक पक्षीय भुगतान की प्रणाली में आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इतने पॉइंट्स समझ में आए होंगे। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि चालू खाते का शेष, ठीक है। हम इसे तीन अलग अलग पॉइंट्स में दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्यापार शेष। व्यापार शेष, चालू खाता को हम इसलिए व्यापार शेष कह रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, पूरी तरह से ट्रेड पे डिपेंड है। तो हम जो विजुअल अकाउंट है उसको व्यापार शेष यानी व्यापार खाता के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो चालू खाते में क्या क्या होता है, तीन कैटेगरीज यहाँ पे हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बात होती है कि अगर निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, अगर निर्यात आयात से अधिक हो गया, यू गॉट माय पॉइंट। अगर निर्यात आयात से अधिक हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, आधिक्य की स्थिति होगी। और आधिक्य की स्थिति होगी तो किसी भी राष्ट्र के लिए काफी अच्छा साइन होता है, अर्थात हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, यानी कि इसको हम पॉजिटिव वैल्यू से दिखा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आयात
यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, व्यापार घाटा होगा, व्यापार घाटा होगा। अर्थात कहेंगे कि ये निगेटिव, यानी कि इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो व्यापार घाटा जिसमें आयात निर्यात से अधिक होगा, अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, उस स्थिति में कहेंगे कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये एक तरह से बहुत ही जो है वो एक तरह से आपको स्ट्रेस दे सकता है, प्रेशर, यानी कि फिजिकल जो पॉलिसी है, फिजिकल जो डेफिसिट है उसको बढ़ाने में इसकी रोल बहुत अधिक बन जाती है। सो बेसिकली तीसरा पॉइंट्स क्या है कि आयात और निर्यात इक्वल हो, आयात और निर्यात इक्वल हो। तो जब इक्वल होगा तो कोई भी साइन नहीं आएगा, अर्थात कहेंगे कि किसी भी राष्ट्र के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर इक्वली चल रहा है तो व्यापार का जो संतुलन होगा, जो व्यापार का संतुलन होगा, यानी कि ट्रेड जो बैलेंस होगा वो अच्छा रहेगा, और ये सबसे अच्छा गुड साइन माना जाता है कि दोनों के जो रिश्ते हैं जो भी वो एक तो बेहतर होगा, और दूसरा कि दोनों राष्ट्र मिलकर एक तरह से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विकासात्मक पहलू पे कार्य भी करेंगे। तो तीन मेनली चीजें हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। निर्यात यदि आयात से अधिक हो उस कंडीशन में अधिक है, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा। आयात यदि निर्यात से ज्यादा हो तो डेफिनेटली व्यापार घाटा का प्रोसेस होगा। आयात निर्यात इक्वल हो तो कहेंगे कि व्यापार का संतुलन हो रहा है, जो कि ये काफी अच्छा होता है, राइट। अब मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय में हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, भारतीय जो भारत में वस्तु है उस पर एक तरह से टैरिफ, उन्होंने फुल टैरिफ लगा दिया। तो फुल टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि अब हम इंपोर्ट जो है वो एक तरह से ज्यादा महंगे लेंगे, तो बाजार में जो है वो उसकी महंगाई और तेजी से बढ़ जाएगी, अर्थात ये कहेंगे कि व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में एक तो हमने इंपोर्ट कर लिया बृहद मात्रा में, और वो एक तरह से देखेंगे कि एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में व्यापार घाटा की संभावना है। यही कारण है कि भारत अमेरिका से जो भी अनबन अभी वर्तमान समय में चल रहा है जैसे टैरिफ को लेकर, तो भारत अदर कंट्री जैसे जापान, चीन, इंडोनेशिया या फिर रूस, फ्रांस, इन देशों से अपना जो है वो संबंध स्थापित बेहतर और करना चाहता है। यू नो डैट कि भारतीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो द्विपक्षीय जो समझौता है या फिर अदर मुद्दों को लेकर काफी जो ये कंट्रीज है जैसे जापान, रूस, राइट, इसके अलावा मैं बात करूं फ्रांस की, अभी वर्तमान समय में चीन के साथ जो है वो एक तरह से एग्रीमेंट अब शुरू हुआ है। तो ये खासकर देखेंगे कि सब बातें हो रही है कि हम इंपोर्ट को कम करें और अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा करने का प्रयास करें, ताकि भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो एक बेहतर अर्थव्यवस्था बन जाए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे तीन चीजों का डिस्कशन किया। करेंट अकाउंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स? करेंट अकाउंट्स का अगर हम फॉर्मूला बनाए चालू खाते का, चालू खाता, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक तो बनेगा दृश्य दृश्य खाता प्लस अदृश्य खाता, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? दृश्य खाते को हम व्यापार खाता भी कह सकते हैं, व्यापार खाता प्लस अदृश्य खाते में क्या आएगा? कारक सेवा, यानी कारक सेवाएं, इसके अलावा गैर कारक सेवाएं और चालू हस्तांतरण, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपका यहां से बन जाएगा, ओके। तो चालू खाते का फार्मूला अगर देखा जाए तो दृश्य खाता यानी कि विजुअल अकाउंट इन विजुअल अकाउंट, ओके। दृश्य खाते को हम व्यापार खाता भी बोलते हैं, राइट। और अदृश्य खाते के अंतर्गत ये तीन जो है वो पॉइंट्स आते हैं, कारक सेवा, गैर कारक सेवा और चालू हस्तांतरण, ओके। इसके बाद हमें क्या जानना है? हमें जानना है अब दूसरा फ्रेंड्स की जो चालू खाते का शेष है, ठीक है। अब हमें जानना है चालू
खाते का घाटा, ठीक है, जिसको आप नॉर्मली आप पढ़ते होंगे सीएडी, ठीक है। तो सीएडी क्या होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये आपने टर्मोलॉजी फ्रेंड्स बहुत बार पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बट यहाँ पे लिटरली हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, चालू खाते का घाटा क्या होता है। ओके, तो सीएडी कब बढ़ सकता है, यहाँ पे दो मुख्य रीजंस को हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो सीएडी की मात्रा बढ़ गई और दूसरा कि सीएडी के लिए नियंत्रण के लिए क्या उपाय है। ठीक है, मेनली दो पॉइंट्स पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सीएडी की मात्रा कब बढ़ेगी, सीएडी की मात्रा कब बढ़ सकती है, एक तो जब वैश्विक मंदी आए, राइट, जब रिसेशन की मात्रा बहुत बढ़ जाए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कि जो इंपोर्ट है उसमें ज्यादा वृद्धि हो रही है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो डोमेस्टिक वस्तु है, जो घरेलू उत्पादन है, उसका एक तरह से निर्यात नहीं हो पा रहा है, कम मात्रा में निर्यात हो रहा है। इसके अलावा जो बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक तरह से बृहद मात्रा में जो है वो विकास नहीं हो रहा है। तीसरा लॉजिस्टिक व्यवस्था, डेफिनेटली लॉजिस्टिक सिस्टम अगर खराब होगा तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि वो सीएडी का एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा बात करें हम तो जो कच्चे तेल है उसके मूल्य स्तर में वृद्धि, तो कच्चे तेलों के उत्पादन में यदि मान लीजिए कि वहां वृद्धि होता है तो डेफिनेटली वो सीएडी का कारण बन जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स जो सीएडी के कारण है, जो आपके अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डगमगा दे। तो मेनली हमें 8 से 10 पॉइंट्स जानना चाहिए। जैसे पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात अधिक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि आयात अगर ज्यादा हो रहा है तो सीएडी का ये कारण है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कारण, ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए। दूसरा वैश्विक मंदी, वैश्विक मंदी हो गया तो उस कंडीशन में भी सीएडी बढ़ जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि जो घरेलू उत्पादन है, घरेलू उत्पादन में कमी। चौथा क्या हो सकता है, कच्चे तेलों के उत्पादन में, कच्चे तेलों की कीमत स्तर में वृद्धि, ठीक है। इसके अलावा आप दिखा सकते हैं कि लॉजिस्टिक व्यवस्था खराब है, यहाँ पे आप इसके नीचे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके अलावा आप ये दिखा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट्स नहीं होना। तो ये कई ऐसे पॉइंट्स है जो आप दिखा सकते हैं जो सीएडी के बढ़ने का मुख्य रीजन है। अर्थात करेंट अकाउंट डेफिसिट जैसे ही बढ़ता है तो भारत एक तरह से अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो फिजिकल जो पॉलिसी है, फिजिकल जो एक तरह से कहेंगे डेफिसिट है, वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। तो इसका बढ़ना तो बहुत ही एक तरह से डेंजरस है। सो बेसिकली हमने ये जाना कि सीएडी के कारण क्या क्या है जिससे सीएडी की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, अब सीएडी बढ़ गया तो उपाय क्या क्या होना चाहिए, कि उपाय इसका क्या क्या है। जैसे अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और भी लिख सकते हैं कि निर्यात की कमी हो रही है, निर्यात की कमी हो रही है, ठीक है। तो 8-10 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो सीएडी, सीएडी के लिए उपाय क्या है कि कंट्रोल किया जाए, उसको कम किया जाए। तो कंट्रोल बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि कच्चे तेलों के उत्पादन में वृद्धि है तो आप उसकी वैल्यूज को कम कर दीजिए, यानी कि अगर वो सस्ता होगा, कच्चे तेल के उत्पादन अगर सस्ते हो रहे हैं, जैसे भारत दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी बनाया है कि वहां से तेल खरीदेंगे, फिर अदर कंट्रीज से तेल खरीदेंगे, तो यदि कच्चे तेलों के उत्पादन में वृद्धि न हो, अगर सस्ते हो, तो वो एक तरह से कहेंगे कि सीएडी के लिए अच्छा है। दूसरा पॉइंट, हम एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दें, राइट। निर्यात जो हम कर रहे हैं तो निर्यात में वस्तुओं को एक तरह से ज्यादा, वस्तुएं एवं सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा बृहत मात्रा में करें। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो सकता है कि निर्यात को बढ़ावा देना। लिखते जा रहा हूं मैं यहाँ, निर्यात को बढ़ाना
कच्चे तेलों के स्तर में, कच्चे तेलों की कीमत स्तर में, ओके, स्तर में वृद्धि ना होना, यानी कि सस्ता होना। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक जो सिस्टम है उसका अच्छा होना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अवसंरचना है, उसका विकास बृहद मात्रा में होना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इंपोर्ट आप कर रहे हैं, तो आप उस वस्तु का इंपोर्ट करें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट से लिख सकते हैं कि गैर जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उसका हमें एक तरह से इंपोर्ट नहीं करना है, राइट। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो बाजार में जिसकी डिमांड है, हमें उसको एक तरह से ज्यादा आयातित करना है। तो हम कहेंगे कि आयात तो यहाँ करना है, लेकिन गैर वस्तुओं को, गैर अनावश्यक वस्तुओं को छोड़कर, महत्वपूर्ण वस्तुओं को छोड़कर, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। वैश्विक मंदी अगर एक तरह से कंट्रोल हो, नियत हो, तो एक तरह से वो भी देखेंगे कि इसका उपाय है। जैसे बहुत सारे इसके उपचार है, राइट। बेसिकली अगर सीएडी को कंट्रोल करना है तो हम इन चीजों पे जाएंगे, और इन चीजों पे एक तरह से कोई भी अर्थव्यवस्था अगर काम करता है तो डेफिनेटली सीएडी का वो एक तरह से कहेंगे कि वो सीएडी को नियंत्रण कर रहा है, यानी कि उसके उपाय को दर्शा रहा है, उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस सेशन में ये जाना कि सीएडी बढ़ने का रीजन क्या है, सीएडी के उपाय क्या है। जैसे आपने पीएलआई स्कीम सुना होगा, तो इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं सीएडी को कंट्रोल और उसको कम करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक्स में हमने ये जाना कि फॉरेन सेक्टर में हमने 3 बातों का डिस्कशन किया। एक तो बीओपी, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट, तीसरा हमने बात किया फॉरेन ट्रेड का। तो बीओपी के अंतर्गत हमने देखा, यानी भुगतान शेष के अंतर्गत, कि 2 टॉपिक्स को पढ़ना है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट्स में देखेंगे तो करेंट अकाउंट्स में हमें 2 चीजों को पढ़ना था, विजुअल अकाउंट्स, इनविजुअल अकाउंट्स, दृश्य खाता, अदृश्य खाता, राइट। तो दृश्य खाते में देखा हमने कि व्यापार हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वस्तु का हो रहा है, अर्थात उसका अपना भौतिक स्वामित्व है और उसका रिकॉर्ड बोर्ड पर रखा जाता है। एक तरह से कहेंगे कि दृश्य खाते में दृश्य मदों का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि उसकी अपनी भौतिक स्वामित्व होता है। अदृश्य खाते में हमने देखा, यानी इनविजिबल अकाउंट्स में, कि इसमें जो भी आइटम्स होंगे, जो भी एक तरह से दृश्य मद होगा, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे कि वहां पे उसका भौतिक स्वामित्व नहीं होता है। इसमें मेनली हमने 3 चीजों को डिस्कस किया। एक तो डिस्कस किया हमने कारक सेवा, जिसमें कर्मचारियों को पारिश्रमिक मिल रहा है, यानी कि वो राशि की बात हो रही है। गैर कारक सेवा, जो बीमा कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। तीसरा देखा हमने चालू हस्तांतरण, एक पक्षीय भुगतान, यानी कि वहां पे मुफ्त का वितरण दिया जा रहा है, जैसे कि सब्सिडी बात हो रही है और रेमिटेंस की बात हो रही है। इसके अलावा हमने देखा चालू खाते का शेष, यानी कि व्यापार शेष कैसे होता है। तो यदि इंपोर्ट से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात ज्यादा हो रहा है आयात से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइन होगा और इसको अधिक के श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है, निर्यात से ज्यादा आयात हो रहा है, तो डेफिनेटली वो व्यापार घाटे के अधीन आएगा, जिसको नेगेटिव साइन से करेंगे। और यदि इक्वल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो बोलेंगे कि व्यापार संतुलन बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हमने फॉर्मूला को देखा था। फॉर्मूला क्या था, चालू खाते का फॉर्मूला क्या बना था। एक तो बना था दृश्य खाता प्लस अदृश्य खाता, यानी कि विजुअल अकाउंट्स और इनविजुअल अकाउंट्स को देखा था। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, दृश्य खाते, यानी कि व्यापार की बात हो रही है तो हम उसे व्यापार खाता के नाम से भी जानेंगे, तो व्यापार खाता प्लस। अदृश्य खाते में देखा था हमने कारक सेवा, गैर कारक सेवा और चालू हस्तांतरण, तो 2 फॉर्मूला मेनली बना था। फिर हमने देखा कि करेंट अकाउंट डेफिसिट कैसे बढ़ता है, रीजंस क्या है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में आपने ये देखा पीछे मेरे, कि अगर आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है, डोमेस्टिक आइटम्स की ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है, इसके अलावा वैश्विक मंदी है, लॉजिस्टिक व्यवस्था खराब है, कच्चे तेलों के उत्पादन में वृद्धि स्तर है, तो कई ऐसे रीजन है जो सीएडी के बढ़ने का मुख्य कारण माने जाते हैं। उपाय में हमने ये देखा कि हम निर्यात को ज्यादा बढ़ावा दें, आयात करें वस्तुओं का, लेकिन गैर
जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उसका हम आयात न करें, राइट, सॉरी। इसके अलावा कच्चे तेलों के मूल्य के उत्पादन में यदि वृद्धि ना हो, अगर सस्ता हो तो हम वो सीएडी के लिए एक तरह से अच्छा होगा और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। लॉजिस्टिक व्यवस्था बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी बेहद मात्रा में हो। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जो कि सीएडी के कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे एक तरह से कैपिटल अकाउंट्स को, यानी कि पूंजी खाता में कैसे पूंजी का प्रवाह होता है, तो उसको डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जाते जाते जरूर अगर वीडियोज अच्छी लगे तो आप जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।